नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर आज आईएलबीएस में कोविड-19 जीनोम सीक्वेंसिंग की दूसरी लैब का उद्घाटन किया है। और इसी के साथ कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए दिल्ली सरकार के पास अब 2 लैब हो गए हैं। वहीं इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि आईएलबीएस में अब जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत हो गई है और ये लैब काफ़ी एडवांस है और इस तरह की लैब नॉर्थ इंडिया की पहली लैब है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर आज आईएलबीएस में दिल्ली सरकार की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा की शुरुआत की। इन लैब्स की मदद से कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट की पहचान और उसकी गंभीरता का पता लगाया जा सकेगा। कोरोना काल में विज्ञान की इस तकनीक से दिल्ली वासियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो दुनिया भर में कोरोना के कई वेरिएंट्स फैल रहे हैं जिनके बारे में वक्त पर जानकारी मिल जाए तो उसे रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। और इसी के तहत दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में अब जीनोम सीक्वेंसिंग, राजधानी वासियों को मिलेगा फायदा। जीनोम से जीतेंगे जिंदगी की जंग। दिल्ली की कोरोना से लड़ाई में सीएम केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसको वर्तमान समय में सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसकी पहचान के लिए राजधानी के लोकनायक अस्पताल में दिल्ली सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन खुद सीएम केजरीवाल ने किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की इस लैब में कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट की घातकता का पता लगाया जा सकेगा, ताकि सरकार उसके फैलाव को रोकने की रणनीति और इलाज पर काम कर सके। कोरोना के हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि नए नए वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग केंद्र सरकार की जो लैब है एनसीडीसी, उसी के ऊपर निर्भर होते थे। हमें अपने सारे सैंपल उधर भेजने पड़ा करते थे। अब एलएनजेपी के अंदर आज से जीनोम सीक्वेंसी के लिए मशीन खरीदी गई है, जेनेटिक एनालाइज़र। और इस मशीन के ज़रिए हम कोरोना के जो भी वेरिएंट्स होंगे उनको यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर क्या होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम से मिलती है। वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। बहरहाल इस वक्त कोरोना पूरे देश के लिए सिरदर्द बना हुआ है और तीसरी लहर का खतरा अब भी बरकरार है। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली वासियों की सुरक्षा और जनहित में एक और बड़ा कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं दिल्ली हिंदी अकादमी के अध्यक्ष मनीष सिसोदिया ने आज अकादमी की पहली गवर्निंग बॉडी बैठक में मशहूर लेखक और गीतकार स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसे लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्वानंद किरकिरे के अनुभवों से अकादमी को भाषा और संस्कृति का प्रसार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से लोगों के जीवन में काफ़ी तनाव आया है, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पुनः कला और संस्कृति से जोड़ा जाए ताकि उनका तनाव कम हो सके और वे दोबारा उत्साह के साथ जीवन को जिएं। तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नए मंत्रियों ने आज मंत्रालय जाकर अपना पदभार संभाल लिया। इसी क्रम में मोदी की टीम के नए सदस्य इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मंत्रालय पहुंचे और चार्ज लिया। पदभार संभालने के बाद चंद्रशेखर ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने देश की सेवा करने के लिए उन्हें जो अवसर दिया है वे उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की। It is a great honor and a privilege for me to be given the opportunity to serve in this ministry. Thanks to the Prime Minister of our country, Prime Minister Narendra Modi ji, giving me this opportunity.
As you are aware, Digital India and Skill India are two tremendously important pillars that will shape the future of our country, shape the future prospects of the youth of our country. And I'm pleased, honored, and indeed privileged to be working with the team at METI and of course the team at the Skill Development Ministries to be able to realize the vision of Prime Minister Narendra Modi ji of creating an Atmanirbhar Bharat, of creating a new India. वह दिल्ली में बढ़ती पानी की समस्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन आंदोलन किया है। वहीं इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी पहुंचना था, लेकिन सांसद हर्षवर्धन के न आने के पीछे नाराजगी थी या कोई और वजह, वहीं इसे लेकर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता किरण पाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ती पानी की समस्याओं को लेकर आज तमाम जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक जन आंदोलन छेड़ा हुआ है। आज हम शक्तिनगर चौक पर मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन को भी आना था। क्या इसकी वजह रही, आइए जानते हैं भाजपा कार्यकर्ता। सर, क्या नाराजगी रही है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी पहुँचना था, या कोई और कारण है? नहीं, नाराज़गी वाली तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, ये है कि आज बहुत जगह उन्होंने जाना था, किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाए। गर्मी का समय है, कार्यकर्ताओं ने ये भी पता है कि कार्यकर्ता गर्मी में आज केजरीवाल के खिलाफ पानी के लिए मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सैकड़ों जगह उन्हें जाना है। अगर यहाँ नहीं आए तो कोई ऐसी नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। सर, किस तरीके से जो आगे है इस प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा, और जो जनता है दिल्ली की जो त्राहिमाम होकर रही है पानी की समस्याओं को लेकर, किस तरीके से उसकी आवाज़ को आगे भी रखा जाएगा? देखिए जी, आज सिर्फ एक बहुत ही मैं कहूँ कि निम्न स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज एक शुरुआत की है, और शुरुआत तो पहले से है, लेकिन आज उसका रूप एक हमने दिखाया है। अगर केजरीवाल सरकार पानी के मामले में दिल्ली की जनता की सुनवाई नहीं करती, जिस तरह से दिल्ली के हर क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है और पानी की पूर्ति नहीं की जा रही, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और थोड़े समय बाद बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरेगा और केजरीवाल सरकार को जगा कर रहेगा। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये एक हर्ष की बात है, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक सम्मान की बात होगी अगर डॉक्टर हर्षवर्धन जी दिल्ली में किसी पद को ग्रहण करते हैं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का उत्साह और बढ़ेगा। आज जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ है, अगली बार अगर वो किसी पद पर निर्धारित होते हैं तो ये प्रदर्शन और ज़्यादा बड़े स्तर पर होगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता, जिन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन को आगे और विशाल रूप में देखने को मिलेगा। उनका लगातार एक ही सवाल है, पानी कब दोगे केजरीवाल? दिल्ली पूछे ये सवाल। दिल्ली से किरण पाल सिंह। हमारे संवाददाता प्रशांत द्विवेदी ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह से दिल्ली की राजनीति को लेकर खास बातचीत की है। इस दौरान शक्ति सिंह ने बताया कि जब दिल्ली में हमारी शीला जी की सरकार थी तब दिल्ली में बहुत काम किया। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दिया था। आने वाले समय में देश की जनता फिर से कांग्रेस पार्टी को लाएगी। दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत डेवलपमेंट के काम किए। शीला दीक्षित जी की सरकार रही। दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को आशीर्वाद, वोट, समर्थन बहुत दिया। बीच में एक ये पीरियड आया कि जब हमारे वोटर्स को ही कहीं ना कहीं गुमराह करके और पार्टियों में ले जाने की कोशिश में वो सफल भी रहे, पर आज फिर से वही मतदाता कांग्रेस की और उम्मीद लगा के बैठे हैं। आपने देखा होगा अभी जो बाई इलेक्शंस हुए कॉरपोरेशंस के, उसमें जो हमारी स्थिति असेंबली के चुनाव में जितनी गड़बड़ाई थी उतनी ही मजबूती से लोग फिर से वापस आ रहे हैं। हम चौहान बांगर की सीट बड़ी तगड़ा बहुमत के साथ जीते, और दूसरे वार्ड में भले ही हम जीत नहीं पाए। वह दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने पश्चिम और मध्य दिल्ली के भूमिगत जलाशयों का आज सुबह तड़के 4 बजे औचक निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो क्लिप में राघव चड्ढा अधिकारियों के साथ मिलकर कई जलाशयों का निरीक्षण करते दिख रहे हैं, और इसे लेकर राघव चड्ढा ने ट्वीट भी किया। जल आपूर्ति को देखने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ आज सुबह 4 बजे मध्य एवं पश्चिम दिल्ली के कई जलाशयों का निरीक्षण किया।
तो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने पश्चिम और मध्य दिल्ली के भूमिगत जलाशयों का आज सुबह तड़के 4 बजे औचक निरीक्षण किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी नेताओं ने कई जगहों पर जन आंदोलन किया और इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यालय झंडेवालान पर पानी को लेकर जन आंदोलन किया गया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शामिल हुए और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। कई हिस्सों में लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर 3500 जगह के ऊपर आज ये धरना हुआ है दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ। मैं दिल्ली जल बोर्ड को चेतावनी देना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूँ, राघव चड्ढा जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या है, निरंतर एक भी बूंद किसी भी जगह, मेरे साथ आप गलियों में चल सकते हो, किसी भी मकान में पानी नहीं आ रहा है। अगर पानी किसी मकान में आ रहा है तो दूषित पानी आ रहा है, सीवर लाइन का पानी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के खिलाफ 3600 स्थानों पर हम धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ये जन आंदोलन दिल्ली की जनता को साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए है। दिल्ली के सरकार ने वादा किया था हर घर में नल से जल से पानी पहुंचेगा। आज टैंकर माफिया पूरी तरह से हावी है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और उनके फरीदाबाद के खोरी गांव में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने आज घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद तोड़फोड़ के विरोध में ग्रामीण प्रधानमंत्री निवास की ओर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें मंदिर मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसे लेकर आम आदमी पार्टी सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता थाने पहुंचकर गिरफ्तार किए गए ग्रामीणों को छुड़वाया और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सभी हरियाणा सरकार जो मूल निवासी हैं और हरियाणा सरकार इस तरह के बर्ताव ना करे। आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी, हम इनसे बात करेंगे कि जो खोरी वाले मामले को लेकर के आज जो यहाँ पे मौजूद जनता है उनको पुलिस हिरासत मिली थी, उसको लेकर के स्वयं सुशील कुमार गुप्ता मंदिर मार्ग थाने पहुँचे हैं। सर, जिस तरीके से आप कि ये जो खोरी के लोग हैं इनको पुलिस ने हिरासत में लिया, हरियाणा सरकार मानव अधिकारों का हनन कर रही है। खोरी के अंदर 1 लाख की पॉपुलेशन रहती है। खोरी निवासी आज प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए आए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रिहेबिलिटेशन किया जाए और इनका पुनर्वास करके इनको वहाँ से खाली करा जाए। हरियाणा सरकार खाली करवा रही है मगर पुनर्वास की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हरियाणा सरकार को सर्वे करा के पुनर्वास सारे खोरी निवासियों का करना चाहिए। ये गरीब व्यक्ति हैं, इन्होंने ज़मीन खरीद के अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के ये अपने आशियाने बनाए और आज ऐसी हालात है, कोरोना में इनको रोज़गार नहीं मिल रहा, भूखे पहले ही मर रहे हैं और आज सिर की छत छीनने के लिए हरियाणा सरकार, खट्टर साहब तैयार खड़े हुए। खट्टर साहब को बार बार निवेदन किया गया है, उनके बार बार आवेदन भेजे गए हैं, उनके मंत्रियों का घेराव किया गया है, वहाँ पे जाके लोगों को बताया गया है, परंतु किसी भी स्तर पे हरियाणा सरकार आमदा है कि इनको बेघर करने के लिए। तो अभी जब आपने पुलिस से बात किया तो पुलिस कितनी देर पहले इनको यहाँ हिरासत में लिया? नहीं, पुलिस ने अब इनको छोड़ दिया है, पुलिस ने इनको छोड़ दिया। मैंने SHO कंसर्न से भी बात की थी, DCP से बात की थी, तो ये इनको छोड़ रहे हैं, परंतु ये जाए कहाँ? तो खोरी वाले मामले पे आप जो एक बार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आया था, आपकी भी गिरफ्तारी हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने मिलने का समय नहीं दिया। उस समय मैंने इनके कार्यालय में समय लिया हुआ था। उस दिन हरियाणा पुलिस ने इलीगल तरीके से मुझे डिटेन किया था। तो आज ये जो स्थिति है उसके लिए पुनः अब खोरी वाले तैयारी कर रहे हैं, हम खोरी के साथ। तो क्या लगता है कि हरियाणा सरकार की नाकामी? हरियाणा सरकार को प्रवासियों से नफरत है, खट्टर साहब को यूपी और बिहार के लोगों से नफरत है।
उनको ये बदलना पड़ेगा। आपने देखा कि जो राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रवासी मजदूर है हरियाणा में, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कहीं न कहीं हरियाणा सरकार को दोषी मानते हैं। गौतम तिवारी, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली। आदमी पार्टी से राज्यसभा। तो एक तरफ किसान बिल के खिलाफ किसान अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार ने कृषि राज्य मंत्री के तौर पर कर्नाटक की सांसद शोभा करंदलाजे की ताजपोशी की है। शोभा करंदलाजे ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि किसान बिल किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि किसानों के बेहतरी के लिए है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। मुझे एक बड़ी चुनौती मिली है और हमें उम्मीद है कि हम इस चुनौती को पार करेंगे और किसानों की समृद्धि के लिए काम करेंगे। मोदी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, किसानों का आगे बढ़ाने का काम किया है। इस मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। देखिए। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जी हैं। मैम, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किसान आंदोलन के बीच में आपको कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। पूरा देश में किसान का विश्वास बढ़ाना है। ये तीनों बिलों के बारे में किसान को समझाना है। वो काम हम करेंगे, हमारे मंत्रालय करेंगे, क्योंकि ये तीनों बिल किसान का भलाई के लिए है। कौन उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किसान का नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिकली उधर धरना चल रहा है। इसीलिए मेरा कहना ये कि है, मोदी जी का मन में किसान को बढ़ा देने के लिए, किसान का दाम को वो तो दुगुना करने के लिए इच्छा है, वो पूरा करने के लिए हम रात दिन काम करेंगे। एक महिला, सबसे बड़ी 11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, एक महिला ऊपर से एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का मंत्रालय, कितनी बड़ी चुनौती? ये बहुत बड़ी चुनौती है। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर है, इसे पूरा महिला एमपी के साथ विश्वास रख के हमको दायित्व दिया है। हमारा दायित्व हम निभाएंगे। किसान को अच्छा करने के लिए, मंत्रालय में अच्छा करने के लिए, मोदी जी सरकार को अच्छा नाम लाने के लिए हम काम करेंगे। रोड मैप क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होंगी? किसान देश में अच्छा रहना, किसान खुश में रहना, ऐसा काम करने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थी शोभा करंदलाजे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एग्रीकल्चर राज्य मंत्री के तौर पर उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, लेकिन वो उसका निर्वहन करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो किसानों के इस नाराजगी को दूर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया है उसे पूरा कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं बीती रात दिल्ली स्पेशल सेल की टीम और अपराधियों के बीच 2 मुठभेड़ हुई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस की एक हिस्ट्री शीटर स्नैचर प्रदीप उर्फ गुरी के साथ मुठभेड़ हुई। प्रदीप चोरी और स्नैचिंग के कई मामलों में वांछित हैं। नरेला पुलिस स्टेशन में प्रदीप के खिलाफ मकोका के तहत भी मामला दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए प्रदीप को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं रात 12:15 बजे के आसपास बेगमपुर इलाके में स्पेशल सेल की टीम की अपराधी दीपक के साथ मुठभेड़ हुई। दीपक पर चोरी और स्नैचिंग के 30 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। दीपक के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। पुलिस से मुठभेड़ में दीपक घायल हो गया। इसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर एरिया से पुलिस ने 2 अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला कि इन्होंने अपने वीज़ा के ऊपर फर्जी स्टिकर लगा रखा था, जिसकी वजह से यह पकड़ में नहीं आ रहे थे। साथ ही पुलिस ने दोनों के पास से फर्जी डॉक्यूमेंट भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तम नगर थाने की पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान 2 नाइजीरियन नेशनल्स को अपहरण किया और सब्सिक्वेंटली जब उनके रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो फेक रिकॉर्ड्स उनके फेक पाए गए और ओवर स्टेइंग जो है उसमें पाया गया। वीज़ा उनका एक्सपायर कर गया था और फेक स्टिकर, इंडियन वीज़ा के ऊपर फेक स्टिकर उन्होंने चिपका रखा था। वो भी एक चीज़ सामने आई और सब्सिक्वेंटली FRR के साथ परसू करके इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की गई और इनको डिपोर्ट कराने के लिए फर्दर इनको लामपुर सेवा सदन भेज दिया गया और वहाँ से इनको फर्दर डिपोर्ट किया।
वहीं दिल्ली के अलीपुर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में करीब 7 चोरी की वारदातों को इसने अंजाम दिया है और इतना शातिर था कि लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देकर अपने गांव यूपी के आजमगढ़ उत्तर प्रदेश चला जाता था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और अलीपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन व चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है।